Hello students, welcome to Biomatters classes online. Now it's turn to do some most probable questions of this chapter, thermodynamics. ठीक है, हम लोगों ने काफी लंबा थ्योरी लेक्चर देख लिया है. इसका क्रैश लेक्चर जो था हमारा काफी लंबा था. हमने लगभग ऑलमोस्ट सारे ही पॉइंट्स जो है वो कवर कर लिए हैं, सारे ही कॉन्सेप्ट्स हमने समझ लिए हैं. अब हमारा काम है फटाफट क्वेश्चंस को लगाना. ठीक है, सो गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन ऑन थर्मोडायनेमिक्स. मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक एक करके ट्राई करते जाना है भाई साहब. तुम्हें ट्राई करना ही पड़ेगा अपने मन से. ठीक है, ट्राई नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा. ठीक है, तुमको सीखोगे नहीं, तुम गलतियां करोगे कोई बात नहीं, लेकिन सीखोगे तभी जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहां गलत कर रहे हो. ठीक है, तो इसलिए मेरे एक्सप्लेन करने से पहले पॉज करके ट्राई जरूर कर लेना. ठीक है, मैं चाहे बोल पाऊं या ना बोल पाऊं. ठीक है, मैं साइड में इसी तरीके से खड़ा रहूंगा ताकि तुम लोगों के पास प्रॉपर टाइम रहे उस क्वेश्चन को समझने का. ठीक है, तो आई एम स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट क्वेश्चन. यहां पर आ रहा है तुम्हारे सामने. हाँ, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द राइट रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल Cp एंड कैपिटल Cv फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस. तो यहां पर हमारी चर्चा हो चुकी है इस बारे में कि कैपिटल Cp माइनस Cv जो होता है वो R होता है. ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी. Cp माइनस Cv इक्वल टू R. ये मेयर्स रिलेशन होता है. What is Cp? It is the molar specific heat capacity at constant pressure. What is Cv? It is the molar specific capacity at constant volume. So Cp minus Cv equal to R. This is the Mayer's relation. Straight away question answer is C. ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, let's go for next question. The correct option for free expansion of ideal gas under the adiabatic condition is. सोच लो, बढ़िया क्वेश्चन है. काफी बार अलग अलग डिफरेंट फॉर्म से यही क्वेश्चंस काफी टाइम रिपीट हुआ है. ठीक है, तो तुम्हें यहां पर बेसिकली क्या चीज समझ में आनी चाहिए, कौन कौन से टर्म्स क्लियर होने चाहिए, वो सारी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं. एक बार और मैं एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को और तुम्हारा आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं तुम अभी तक लगा चुके हो. ठीक है, तो अब यहां पर देखते हैं करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस. देखो, फ्री एक्सपांशन वर्ड यूज हुआ है. फ्री एक्सपांशन यानी अगेंस्ट वैक्यूम, ये चीज मैंने लिखवाई है. फ्री एक्सपांशन मतलब अगेंस्ट वैक्यूम होता है, और जब अगेंस्ट वैक्यूम होता है तो हम कहते हैं कि P एक्सटर्नल जो होता है वो जीरो होता है. और क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है तो किसके अगेंस्ट काम करेगा? किसी के अगेंस्ट नहीं. तो इस वजह से वर्क डन इस केस में जीरो रहेगा क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है. वर्क डन का फॉर्मूला होता है P एक्सटर्नल डेल्टा V. क्योंकि P एक्सटर्नल ही जीरो है तो वी कैन से दैट यहां पर फ्री एक्सपांशन के केस में वर्क डन जीरो होता है. अब आइडियल गैस है. आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है. मतलब डेल्टा यू इज ओनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, क्योंकि इसका फॉर्मूला NCV डेल्टा T होता है. ठीक है, तो NCV डेल्टा T होता है. तो ये क्या बोल रहा है? एडियाबेटिक कंडीशन पर. एडियाबेटिक कंडीशन, एडियाबेटिक मतलब देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, तो डेल्टा Q यहां पर जीरो रहेगा. अगर डेल्टा Q जीरो है, डेल्टा W जीरो है, तो डेल्टा U वैसे होता क्या है? अगर फर्स्ट लॉ के हिसाब से देखा जाए तो डेल्टा U होता है डेल्टा Q प्लस डेल्टा W. अब अगर W जीरो है, यहां पर वर्क डन क्यों जीरो है? वर्क डन जीरो इसलिए है बिकॉज ऑफ द फ्री एक्सपांशन. और डेल्टा Q क्यों जीरो है? बिकॉज ऑफ द एडियाबेटिक कंडीशन. तो वी कैन से दैट यहां पर डेल्टा Q जीरो हो गया, W जीरो हो गया, डेल्टा U भी जीरो हो गया. और डेल्टा U क्योंकि जीरो है तो NCV डेल्टा T जीरो है, और NCV डेल्टा T जीरो है. इसका मतलब N और CV तो जीरो नहीं हो सकते, तो डेल्टा T ही रहेगा जो जीरो रहा होगा. इसका मतलब यहाँ पर डेल्टा T भी जीरो है. तो व्हाट ऑल थिंग्स आर जीरो हियर? डेल्टा T जीरो, डेल्टा U जीरो, डेल्टा Q जीरो, डेल्टा W जीरो. तो यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी चीजें पूछी गई है. Q के बारे में पूछा गया है, जीरो होगा, लेकिन डेल्टा T लेस देन जीरो नहीं होगा. डेल्टा T एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो होगा. Q लेस देन जीरो मतलब हो ही नहीं सकता, ग्रेटर देन जीरो भी नहीं होगा. तो ये दोनों तीनों आंसर नहीं होने वाले. Q जीरो है, यस है. डेल्टा T जीरो है, जी हाँ है. वर्क डन जीरो है, बिल्कुल है. तो आंसर हमारा डी होगा. सही है, यही लगाए थे ना? गुड. ठीक है, तो इसी तरीके से हमको सोचना है. अगर नहीं सोच पा रहे थे तो दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक ऑन दैट. ठीक है, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. For irreversible expansion of ideal gas under isothermal condition, the correct option is. तो यहां पर हमको पता करना है irreversible expansion for ideal gas under isothermal condition क्या होगा. तो बच्चों यहां पर देखो, irreversible expansion है तो यहां पर हो रहा है, और ideal gas under isothermal condition. isothermal मतलब डेल्टा T बच्चों जीरो, डेल्टा T हो गया है जीरो. तो अब यहां पर तुम्हें ये देखना है कि क्या यहां पर आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन डेल्टा T अगर जीरो है तो यहां पर हमको दो चीजों के बारे में लिखा गया है. अगर ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो हमको डेल्टा U के बारे में पूछा गया है और दूसरे डेल्टा S के बारे में पूछा गया, वो भी डेल्टा S कैसा?
टोटल डेल्टा एस, टोटल डेल्टा एस। ठीक है, अब हमें पता है कि किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल जो होता है, यानी कि एंट्रोपी, जो टोटल एंट्रोपी है, टोटल एंट्रोपी मतलब सिस्टम की भी और सराउंडिंग की भी, तो सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी हमेशा ही इंक्रीजिंग होती है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो यहां पर ये तो इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट यहां पर डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो होने वाला है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब जहां तक इंटरनल एनर्जी की बात है, क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशन है और आइडियल गैस क्या है, तो इंटरनल एनर्जी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि टेम्परेचर ही जीरो है, यानी कि डेल्टा टी यहां पर जीरो हो रहा है, और डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा यू इज एनसीवी डेल्टा टी। तो अगर डेल्टा टी जीरो हो गया है, मतलब कि हम कह सकते हैं डेल्टा यू भी जीरो होगा। तो डेल्टा यू इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा एस टोटल इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो वी कैन से दैट डेल्टा यू जीरो नहीं है, क्या यहाँ पे गलत हो जाएगा, डेल्टा यू जीरो है लेकिन डेल्टा एस टोटल जीरो नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। डेल्टा यू यहाँ पर ये गलत हो गया है, डेल्टा यू जीरो है, डेल्टा एस टोटल नॉट इक्वल टू जीरो है, आंसर इज डी। ओके, समझ में आ गया ना कैसे सोचना है। डेल्टा एस टोटल यानी कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग का जो टोटल एंट्रोपी है वो ग्रेटर देन जीरो ही होती है। अभी लिखवाया था मैंने, मतलब जब क्रैश चल रहा था अपना थ्योरी लेक्चर, उसमें मैंने लिखवाया था। और डेल्टा यू जो होगा वो एनसीवी डेल्टा टी होता है, तो वो भी जीरो होगा, बिकॉज टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द आइसोथर्मल कंडीशन। ओके, तो यहां पर हो गया है आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन 2Cl gaseous to Cl2 gaseous द करेक्ट ऑप्शन इज। ठीक है भाई, यहां पर डेल्टा एच और डेल्टा एस के बारे में हमें कमेंट करना है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। ठीक है, सोच लिया पक्का। चलो अब मैं ट्राई करता हूं, मैं बताता हूं कैसे सोचना है। तो 2Cl गैसेस और Cl2 गैसेस, तो यहां पर देखो कैसे देख सकते हैं, यहां पर 2 मोल हैं, यहाँ पे गैसियस नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, n इक्वल टू 2 है, यहाँ पर n इक्वल टू कितना है 1, ओनली 1 मोल ऑफ Cl2 इज देयर, एंड यहाँ पर 2 मोल हैं क्लोरीन के। तो इसका मतलब अगर मैं डेल्टा Ng की बात करता हूँ, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स की, तो गैसियस मोल्स जो हो रहे हैं वो यहाँ पर नेगेटिव आ रहे हैं, इट इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। और अगर ये चीज नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब एंट्रोपी यहाँ पर कम हो रही है, और एंट्रोपी यानी कि रैंडमनेस कम होने की वजह से डेल्टा एस यहाँ पर लेस देन जीरो हो रहा है, ये चीज हम बोल सकते हैं। ठीक है, डेल्टा एस नेगेटिव है, तो यहाँ पर डेल्टा एस नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव वाले तो यहाँ पर चले गए, ये दोनों आंसर नहीं होंगे। अब या तो आंसर ए होगा या तो आंसर सी होगा। तो अब हम डेल्टा एच एक बार देख लेते हैं कि डेल्टा एच में कौन सा होने वाला है। तो डेल्टा एच की बात करते हैं, तो डेल्टा एच हमको बताता है कि प्रोसेस कैसी होने वाली है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। अगर मैं यहां से यहां जाने की एक प्रोसेस देखूं जरा, तो यहाँ पर क्लोरीन एटम है, एटॉमिक क्लोरीन है, और ये यहाँ पर Cl2 मॉलिक्यूल है। तो सीधी सी बात है, एटॉमिक क्लोरीन जो है अनस्टेबल है, और वो अनस्टेबल से ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल बना रहा है, इट इज गोइंग टुवर्ड्स मोर स्टेबिलिटी। और जब वो चीज ज्यादा स्टेबिलिटी की ओर जाएगी, तो वो हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में जा रहा है, और जब वो हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगा, तो वी कैन से दैट कि वो डेल्टा एच यहां पर रिलीज करेगा, एंथैल्पी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तो डेल्टा एच इज गोइंग टू बी लेस देन जीरो इन दैट केस। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूं मैं कि अनस्टेबल से मोर स्टेबल की ओर जा रहा है, तो सीधी सी बात है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, वो एनर्जी रिलीज करेगा क्योंकि वो हायर टू लोअर एनर्जी स्टेट जा रहा है। तो वी कैन से दैट डेल्टा एच इज नेगेटिव। इसको दूसरे तरीके से अगर मैं सोच के बताऊं या दूसरे तरीके से बताऊं, तो वी कैन से दैट कि अगर इसकी उल्टी प्रोसेस देखें, Cl2 से C2Cl जाने की, अब सीधी सी बात है, 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल है, उसको अलग अलग क्लोरीन को यानी कि 2 अलग अलग एटम्स में बांटने के लिए, 2Cl में कन्वर्ट करने के लिए हमको कोई ना कोई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वहां पर लगानी पड़ेगी। द एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन, एंड सिंस द एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन, द बॉन्ड एंथैल्पी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन इज पॉजिटिव बिकॉज वी आर ब्रेकिंग द बॉन्ड। और यहां पर इस वजह से जब हम सीधी रिएक्शन देखेंगे, तो सीधी रिएक्शन में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, एंड क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, इस वजह से वो डेल्टा एच वहां पर नेगेटिव होगा। तो इसको इस तरीके से भी सोच सकते हैं। तो डिफरेंट तरीके हैं सोचने के, लेकिन हम यहाँ पर एंट्रोपी यहाँ पर कम हो रही है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम हो रहे हैं, तो वी कैन से दैट एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग, और डेल्टा एच भी नेगेटिव होगा। तो आंसर इज गोइंग टू बी सी इन दिस केस, डेल्टा एच इज ऑल्सो नेगेटिव, डेल्टा एस इज ऑल्सो नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया। क्या तुमने भी यही लगाया था? ओके बच्चों, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। In isolated system, find the condition for spontaneous reaction। तो spontaneous reaction की क्या कंडीशन है? तो सीधी सी बात है, अगर spontaneous है तो डेल्टा जी का नेगेटिव होना तो आवश्यक है। ठीक है, तो डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव, तो यहां पर ये आंसर तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की। यहां पर चीज लिखी गई है, तो आइसोलेटेड सिस्टम मतलब एक तो Q जीरो हुआ, और दूसरी बात वर्क डन भी जीरो होगा।
अगर Q भी जीरो है, वर्क डन भी जीरो है, तो हम कह सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी ही जीरो होगी, क्योंकि जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, आइसोलेटेड है, वो सिस्टम आइसोलेटेड है, मतलब कि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बाहर की सराउंडिंग का, द सिस्टम इज आइसोलेटेड एंड इसका मतलब डेल्टा यू यानी कि इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। जब इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा तो यहाँ पर डेल्टा यू यहाँ पर जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पर तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर यही होगा सी। तो सीधी सी बात है डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव है और डेल्टा यू जीरो है, और सीधी सी बात है डेल्टा एस पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि एंट्रोपी इंक्रीज होगी तो स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, तो कोई भी प्रोसेस जो आइसोलेटेड है वो चीज भी स्पॉन्टेनियस हो सकती है और उसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो रहेगा वो जीरो रहेगा। ठीक है, कैसे पॉसिबल है, तुम लोग सोच रहे होगे कि हाउ इट इज पॉसिबल। तो देखो, जैसे मैं तुम्हें इसका एक एग्जांपल देता हूं कि यहां पर मान लो कि एक ऐसा दो कंटेनर है, ठीक है, ऐसा। अब यहां पर ना एक गैस ए है, गैस ए, ये आइसोलेटेड है, पूरा सब आइसोलेटेड है। यहां पर मैंने एक बीच में सेपरेशन बना दिया है, ये गैस ए है, यहां पर गैस बी है। ठीक है, तो अभी यहां पर सिर्फ गैस बी के मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पे सिर्फ गैस ए के मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमने आइसोलेटेड वॉल्स बना रखी हैं। लेकिन व्हाट इफ अगर मैंने यहां से ये खोल दिया, जैसे ही मैं इसको खोल दूंगा यहां पर, तो सीधी सी बात है कि ये पूरी गैस आपस में इंटरमिक्सिंग हो जाएंगी। तो इसका मतलब डेल्टा एस तो बढ़ गया ना, रैंडमनेस इंक्रीज हो गई कि यहां पर पहले अरेंज्ड थे, ये प्रॉपर्ली ए फॉर्म में अरेंज थे, यहां पर बी 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 था तो प्रॉपर्ली अरेंज थे। लेकिन जैसे ही मैंने इसको खोला तो सीधी सी बात है, इवन दो इट इज यहां पर क्या बोलते हैं, जो गैसेस हैं वो आपस में मिक्स हो जाएंगी और यहाँ पर बी भी आ जाएगी और यहाँ पर ए भी आ जाएगी। मतलब इस टाइम पर यहाँ पर ए और बी दोनों एग्जिस्ट करेंगे, यानी रैंडमनेस बढ़ गई, और यहाँ पर भी ए और बी रहेंगे, यानी कि यहाँ पर भी रैंडमनेस बढ़ गई है। तो इसका मतलब ये एक ऐसा सिस्टम था जो आइसोलेटेड था, पहली बात। ठीक है, तो देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कोई इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आया, इंटरनल एनर्जी वही की वही बनी हुई है जितनी टोटल थी, मतलब इन दोनों की मिला करके, और वही चीज बनी हुई है। और अगर हम बात करते हैं डेल्टा एस की, तो डेल्टा एस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है और ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस थी, अपने आप ही दोनों गैस मिलेंगी आपस में। ठीक है, तो ये चीज का इस तरीके से हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है, आया। फॉर गिवन रिएक्शन डेल्टा एच इज इक्वल टू 35.5 किलो जूल पर मोल एंड डेल्टा एस इज 83.6 जूल पर केल्विन पर मोल। ओके, द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट, ठीक है, अगर किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू दी गई है और हमको टेम्परेचर पूछा गया है जिसके लिए ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, अज्यूम दैट डेल्टा एच एंड डेल्टा एस डू नॉट वेरी विद टेम्परेचर, हमको ये चीज ठीक। ओके, तो अगर हम यहाँ पर इस तरीके से हमको टेम्परेचर बताना है कि किस टेम्परेचर के ऊपर ये चीज पॉसिबल है, तो अगर हम ये देखें तो हमको पता होना चाहिए कि भाई कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी इज डेल्टा जी मस्ट बी लेस देन जीरो, ये है कंडीशन। और डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस मस्ट बी लेस देन जीरो, राइट। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डेल्टा एच इज लेस देन, ये माइनस टी डेल्टा एस इधर जाके प्लस टी डेल्टा एस हो जाएगा, है ना, और टी मस्ट बी ग्रेटर देन, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि टी मस्ट बी ग्रेटर देन किससे, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। तो टेम्परेचर को किससे ज्यादा होना पड़ेगा, डेल्टा एच अपॉन टी, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस से बड़ा होना पड़ेगा। तो बस हम यहां पर ये देख लेते हैं डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस का रेशो क्या आ रहा है, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी व्हाट, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एच कितना है 35.5 किलो जूल, तो हम इसको बोल सकते हैं लगभग 35.5 किलो जूल, यानी कि इसको मैं एक काम करता हूं 35.5 को अप्रोक्सीमेटली 36 ले लेता हूं, तो 36 किलो जूल है। अगर 36 किलो जूल को मैं जूल्स में कन्वर्ट करूं तो ये चीज क्या हो जाएगी 36 अप्रोक्सीमेटली 36 किलो जूल, और अगर मैं इसको 36 बना दूं तो ये चीज हो जाएगा यहाँ पे 36,000। 1000 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि किलो जूल में है ये, किलो जूल। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। तो 36,000 इंटू डेल्टा एच हो गया अपॉन 36,000 अपॉन डेल्टा एस, डेल्टा एस इज 83.6, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 80 लिख देता हूँ। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 80, तो हमारा आंसर अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। तो अगर मैं यहां पर इसको कैलकुलेट करूं तो ये 0 से 0 कटा, 8 1 जा 8, 8 कितने जा 32 होता है, 8 4 जा 32 होता है, फिर 4 बचे 8 5 जा 40, 450 केल्विन। तो 450 से ज्यादा है, तो टेम्परेचर मस्ट बी ग्रेटर देन, टेम्परेचर किससे ज्यादा होना चाहिए 450 केल्विन से ज्यादा होना चाहिए।
एज पर अवर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, यानी कि 425 450 के आसपास से होना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा होना पड़ेगा डेल्टा, है ना, तो टेम्परेचर मस्ट बी ग्रेटर देन डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। तो डेल्टा एच बाय डेल्टा एस से ये चीज बड़ी होनी पड़ेगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि लेस देन तो होगा नहीं, टेम्परेचर मस्ट नॉट बी लेस देन 298 तो आ नहीं रहा है हमारा इतना आंसर, ठीक है, ऑल टेम्परेचर तो हो ही नहीं सकता, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 425 केल्विन, टेम्परेचर मस्ट बी ग्रेटर देन 425 केल्विन। यहाँ पे हमने जो अप्रोक्सीमेशन किए हैं इसलिए हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा, लेकिन तो आ जाता, ठीक है, 450 केल्विन से ज्यादा हमारा आ रहा है, तो सीधी सी बात है 425 से ज्यादा होना पड़ेगा अगर हम एक्यूरेट उस पर जाए तो, ठीक है। समझ में आ गया ये कैसे सोचना कैसे है, ये चीज समझ में आई, दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक, ठीक है। और फाइनली डेल्टा एच अपॉन, ये चीज तुम ध्यान रख सकते हो कि कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी टेम्परेचर मस्ट बी ग्रेटर देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, ये हो गया, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू गो फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ सैंपल ऑफ अ परफेक्ट गैस व्हेन इट्स प्रेशर इज चेंज आइसोथर्मली फ्रॉम पीआई टू पीएफ द एंट्रोपी चेंज इज गिवन बाय, ठीक है। तो एंट्रोपी चेंज कैसे दिया जाता है, तो यहां पर हमको पता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू एन आर, द आइसोथर्मल बोल रहा है, आइसोथर्मल कंडीशन मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। वैसे हमने एनआर इसकी कंडीशन क्या बताई थी, अगर तुम्हें याद हो, ओके मुझे याद आ रहा है कि अगर तुम्हें याद हो तो मैंने डेल्टा एस की कंडीशन तुम्हें बताई थी एन सी वी एल एन वी एफ अपॉन वी आई, ओ सॉरी टी एफ अपॉन टी आई, टी एफ अपॉन टी आई। और यहां पर एक चीज मैंने शायद गड़बड़ बता दी थी वहां पर, ठीक है, करेक्शंस देख लेना अपने नोट्स में, करेक्शन कर लेना, मैंने यहाँ पर एनआरटी बता दिया जबकि यहाँ पे एनआर ही होता है, क्योंकि टेम्परेचर से नीचे वाला टेम्परेचर कट जाता है, वो काटा नहीं था अपन ने, ठीक है, उसको प्रूफ करते टाइम एनआर एल एन वी एफ अपॉन वी आई ये किए थे। और क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशन था तो आइसोथर्मल पर ये चीज जीरो हो जाती थी, तो हम बोलते थे कि भाई डेल्टा एस जो होता है वो एनआर एल एन वी एफ अपॉन वी आई ही रहेगा। लेकिन क्योंकि यहां पर प्रेशर के टर्म्स में हमको निकालना है और टेम्परेचर आइसोथर्मल है, तो हम कह सकते हैं दे आर इनवर्सली रिलेटेड, वी कैन से दैट दिस इज नथिंग बट एनआर एल एन पी आई बाय पी एफ, पी आई बाय पी एफ हो जाएगा डेल्टा एस इक्वल्स टू एनआर एल एन पी आई बाय पी एफ, तो यही आंसर हो जाएगा एनआर एल एन पी आई बाय पी एफ, ये रहेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है तुमको, और ध्यान रखना कि जो अपना लेक्चर था उस लेक्चर में मैंने यहाँ एनआरटी लिखवा दिया था, ध्यान रखना एनआरटी नहीं होगा, ओके, ये चीज ध्यान रखना, ओके, हालांकि मैं उसमें सही करवा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। Under the isothermal condition, as gas at 300 Kelvin expands from 0.1 liter to 0.25 liter against a constant external pressure of 2 bar, the work done by the gas is, तो सीधी सी बात है, ये बहुत ही स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है, एक बार कर लो, ठीक है, कर लिया। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन हमें पता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होता है। और क्या ये एक्सपांड हो रहा है, जी हाँ एक्सपांड हो रहा है, मतलब ये नेगेटिव ही रहने वाला है, कोई बात नहीं। तो माइनस पी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्रेशर कितना दिया गया है, एक्सटर्नल प्रेशर हमको 2 बार दिया गया है, तो 2 बार इनटू डेल्टा वी कितना होगा 0.25 से मतलब 0.1 से 0.25, मतलब चेंज इन वॉल्यूम कितना हो रहा है 0.25 माइनस 0.1 यानी कि 0.15, ठीक है। ये 0.1 से 0.25 में अगर जा रहा है तो कितना चेंज आ रहा है, 0.15 का चेंज आ रहा है, बढ़ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर डेल्टा वी पॉजिटिव ही रहेगा, इसका डेल्टा वी बढ़ रहा है, एक्सपांड हो रहा है, तो डेल्टा वी इज 0.15, यानी कि वी कैन से दैट इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस 0.3। तो और ये जो यूनिट आएगी वो क्या की आएगी, लीटर, क्योंकि ये लीटर में था, है ना, दिस वाज इन लीटर एंड दिस वाज इन बार, तो ये जाएगा लीटर बार। और इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा यहाँ पर जूल्स में, तो यहाँ पर हमको कन्वर्जन दिया गया है कि 1 लीटर बार इक्वल टू 100 जूल, तो माइनस 0.3 कितना हो जाएगा, माइनस 330, है ना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, इसको 0.3 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 30 हो जाएगा, माइनस 30 जूल, करेक्ट ना, 100 इंटू 0.3 इज 30, तो यहाँ पर माइनस 30 जूल आंसर आ जाएगा, बी इज द आंसर, सिंपल एज दैट, डायरेक्ट क्वेश्चन, नथिंग एल्स, सिर्फ कन्वर्जन करना था, वो भी दिया हुआ था, ठीक है, ओके। डेल्टा यू इज इक्वल टू, तो बढ़िया, डेल्टा यू किसके, देखो यहां पर हमें पता है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, करेक्ट है, एज पर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब अगर यहां पर, है ना, यहां पे वर्क से रिलेटेड बात है, तो अगर वर्क, डेल्टा यू वर्क के बराबर कब होगा, जब क्यू 0 होगा, और क्यू कब 0 होता है,
Q इक्वल टू 0, तो Q कब 0 होता है? एडियाबैटिक के लिए। एडियाबैटिक का वर्क जो Q होता है वो 0 होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो वर्क हो रहा है वो एडियाबैटिक वर्क है, तो डेल्टा U इज नथिंग बट एडियाबैटिक वर्क। डेल्टा U इज इक्वल टू एडियाबैटिक वर्क। आंसर इज ए। समझ में आया? क्योंकि डेल्टा U का वर्क के बराबर कब होगा? जब Q 0 होगा। Q कब 0 होता है? एडियाबैटिक कंडीशन। समझ में आ गया? सिंपल है ना? An ideal gas undergoes isothermal expansion at constant pressure during this process। अब सीधी बात है, एक आइडियल गैस है वो आइसोथर्मल एक्सपांशन कर रही है, मतलब डेल्टा T इक्वल टू 0 रहेगा और कांस्टेंट प्रेशर पर भी हो रही है ये चीजें। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एंथैल्पी और एंट्रोपी के बारे में पता करना है। तो एंथैल्पी अगर बात करें तो डेल्टा H क्या होगा? डेल्टा H इज नथिंग बट एनसीपी डेल्टा T होता है ये। ठीक है, अब अगर डेल्टा T ही 0 है तो डेल्टा H भी 0 रहेगा, यानी कि डेल्टा H मतलब एंथैल्पी चेंज इज 0, तो डेल्टा H इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आइसोथर्मल कंडीशन पर डेल्टा H 0 रहेगा, एंथैल्पी चेंज इज 0। ठीक है, यानी कि एंथैल्पी चेंज 0 है, यानी कि एंथैल्पी कांस्टेंट बनी हुई है, देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, तो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। और जहां तक बात है अपनी किसकी? एंट्रोपी की, तो एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा S इज नथिंग बट NR ln VF अपॉन VI। अब सीधी सी बात है, अगर NR ln VF अपॉन VI के हिसाब से देखें और एक्सपांशन हो रहा है, मतलब V फाइनल इज ग्रेटर देन V इनिशियल, यानी कि V फाइनल अपॉन VI की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो NR ln VF बाय VI जो है ग्रेटर देन 0 का, डेल्टा S विल बी ग्रेटर देन 0, यानी कि हम कह सकते हैं एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। तो वी कैन से दैट एंथैल्पी इज सेम एंड एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग। ओके, एंथैल्पी इंक्रीजेस नहीं, एंथैल्पी कांस्टेंट एंड एंट्रोपी इंक्रीजेस। आंसर इज बी। समझे कैसे सोचना है? फॉर्मूला पता होना चाहिए और बाकी क्या क्या पूछा गया है वो चीज फेच करते आने चाहिए। हम लोगों ने लेक्चर इसलिए ही पढ़ा है ताकि हम ये सारी चीजें कर पाए। ठीक है, ध्यान रखना डेल्टा एस NR होता है, NRT नहीं होता। ठीक है, NR ln VF अपॉन VI। ओके, ओहो, गिवन दैट C ग्रेफाइट प्लस O2 गिव्स CO2, इसके लिए डेल्टा H इतनी दी गई है। H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O, इसके लिए डेल्टा H इतनी दी गई है। CO2 प्लस 2H2O गिव्स CH4 प्लस 2O2, इसके लिए डेल्टा H इतना दिया गया है। बेस्ड ऑन द अबव थर्मोकेमिकल इक्वेशन द वैल्यू ऑफ डेल्टा H एट 298 केल्विन फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए ये डेल्टा H क्या होगा वो हमको पता करना है। यहां आ गया हमारा हेस लॉ। तो अब हमको देखना है कि हमको कैसे कैसे मिलेगा। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास पहली रिएक्शन है, ये हमारे पास दूसरी रिएक्शन है और ये हमारे पास तीसरी रिएक्शन है। अब हमको इन तीनों का यूज करके ये कैसे आएगा ये हमको डिटरमाइन करना है। तो अगर हम देखें यहाँ पर हमारा पहला रिएक्टेंट है ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट। तो कार्बन ग्रेफाइट हमें कहां दिख रहा है? पहली इक्वेशन में। और रिएक्टेंट साइड है, ये भी रिएक्टेंट साइड है, तो हम इसके लिए जब डेल्टा H लिखेंगे तो वो लिखेंगे फर्स्ट का एज इट इज, फिर हमको चाहिए 2H2। तो H2 कहां मिल रहा है हमको? यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड मिल रहा है H2, हमको यहां चाहिए 2H2, राइट। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी रिएक्शन को 2 से, यानी कि इसके लिए जो डेल्टा H होगा वो भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, यानी कि जब, और सीधी सी बात है रिएक्टेंट साइड दोनों ऐड होंगे आपस में तो प्लस होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ 2 रहेगा, 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड डेल्टा H। फिर देखें जरा, फिर क्या चाहिए हमको? CH4। CH4 कहां मिल रहा है हमको? थर्ड इक्वेशन में, वो भी प्रोडक्ट साइड, मतलब यहां पर भी प्रोडक्ट साइड है, 1 मोल यहां पे भी है, 1 मोल यहां पे भी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे ऐड कर देंगे, मतलब कि यहां पर +3 हो जाएगा। समझे? फिर से समझो कि यहां पर अगर हमको ग्रेफाइट चाहिए कार्बन, तो ये कहां मिल रहा है? यहाँ पर रिएक्टेंट साइड है, एज इट इज चाहिए, कुछ नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहां पर भी रिएक्टेंट, यहां पर भी रिएक्टेंट, जैसा है वैसा रहने दो, 1 है 1 लिख दिया। फिर सेकेंड चीज है H2 की। H2 कहां आ रहा है? सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन में यहां पर H2 आ रहा है एज अ रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड है, लेकिन हमको यहां पर चाहिए 2 टाइम्स, वो भी रिएक्टेंट साइड में, मतलब हमको इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद एज इट इज उसको ऐड कर देना है, तो उसको ऐड कर दिया। ठीक है, और फिर हमने देखा कि थर्ड इक्वेशन में हमको CH4 मिल रहा है एज अ प्रोडक्ट, और हमको CH4 यहां पर भी एज अ प्रोडक्ट ही चाहिए। अगर मान लो हमको कोई चीज प्रोडक्ट में दी गई होती और हमको उसको रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना होता तो हमको उस रिएक्शन को पलटना पड़ता, और जब हम उस रिएक्शन को, ऐसी रिएक्शन को पलटते हैं तो डेल्टा H माइनस हो जाता है। ठीक है, मतलब डेल्टा H नेगेटिव हो जाता है उस केस में, तो उस केस में हम माइनस करते, लेकिन प्रोडक्ट जैसा है वैसा ही बना रहा।
रिएक्टेंट्स जैसे हैं वैसे ही बने रहे, तो इसका मतलब हम सभी को ऐड करेंगे एज इट इज, यानी 1 + 2 + 3 होगा। लेकिन सेकंड इक्वेशन को हमने 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि यहाँ पर हमको 2H2 चाहिए था और यहाँ पर 1H2 था, इसलिए हमको पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इतनी सी बात थी और यहां पर हम यहां पर कर देंगे तो ये लग गया हमारा हेस लॉ। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, बस इसको लगाते हैं और आंसर निकालते हैं। समझ में आ गया? तो डेल्टा एच, फर्स्ट इक्वेशन का डेल्टा एच कितना दिया गया, -393 किलो जूल। तो ये थोड़ा सा अजीब सा है, इसको अप्रोक्सीमेशन करके मैं इसको -390 लिख देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, -390 लिख दिया। फिर हम देखते हैं यहाँ -285 है और 0.8 है, तो इसको -285 ले लेते हैं और -285 है, यहाँ पर इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 285 कितना होगा, 2 × 285, 285 × 2, 5 2 जा 10 का 0, 1 8 जा 16, 1 17 का 7, 1 2 जा 4, 1 5, 570 रहेगा। तो इसमें यहाँ पर 2 टाइम्स क्यों किया समझ में आया ना, क्योंकि इस पूरी इक्वेशन को यहाँ पर 2H2 चाहिए था मुझे, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब माइनस में है तो यहाँ पर हो जाएगा -570, ठीक, ओके। उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पर CH4 वो एज इट इज ऐड होना है, यानी कि ये +280 है, ये क्या है +280 है, तो यहाँ पे एज इट इज करना है, तो +280 नहीं सॉरी 890 है, +890 एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एज इट इज हमने कर दिया है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव था इसलिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, अब कर देते हैं इसको सॉल्व। तो 570 में 390 ऐड हुए तो कितने हो जाएगा, 390 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 0 9 और 7 16 6 1 5 और 1 6 6 और 3 9 960, तो ये हो जाएगा -960 + 890, तो ये हो जाएगा कितना अप्रोक्सीमेटली 960 में से 890 गए तो कितना हो गया 70 और ये बड़ा आ जाएगा तो -70 के आसपास आएगा हमारा आंसर। तो -70 कौन सा आ रहा है भाई, ये रहा ए, तो -74.8 किलो जूल पर मोल, इस तरीके से हमने यहाँ पर निकाल दिया है। समझ में आया क्या किया, इसी को बोलते हैं हेस लॉ। यही चीज मैं तुम लोगों को उस टाइम समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हालांकि बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया था, लेकिन अब शायद मुझे लग रहा है कि तुमको सिंपल लग रहा होगा। कि सिंपल हमको यहाँ पर फाइनल रिएक्शन देखनी है, ये किन किन रिएक्शन से मिलकर के बन रहा है वो देखना है बस, ठीक है, ओके। इसी तरीके से होता है, बस सिंपल ही रहता है, वो कॉन्सेप्ट सही हो तो सारी चीजें हो जाती हैं। थर्मोडायनेमिक इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट, थर्मोडायनेमिक्स किससे रिलेटेड नहीं है, द एनर्जी इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन, ऑफ कोर्स भाई एनर्जी से इन्वॉल्व हो, थर्मोडायनेमिक्स है भाई वो। एक्सटेंट टू विच द केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स, यस, इस पर भी डिपेंड करता है, फिजिबिलिटी जब हम बात करते हैं डेल्टा जी कितना आगे जाएगा ये, द फिजिबिलिटी ऑफ द, है ना, फिजिबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। रेट एट विच द रिएक्शन, हर रेट पर डिपेंड नहीं करता बच्चों, क्योंकि रेट जो आता है वो तो केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब रिएक्शन कितनी भी तेज हो रही हो, कितनी भी फास्ट हो रही हो, कितनी भी स्लो हो रही हो, थर्मोडायनेमिक्स का उससे कोई लेना देना नहीं। थर्मोडायनेमिक्स का इससे लेना देना है कि फाइनली जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी क्या एंथैल्पी थी, इनिशियल जब वो स्टार्ट हुआ तो उसकी क्या एंथैल्पी थी, तो एनर्जी में वेरिएशंस यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स देख सकता है, लेकिन कितनी फास्ट हो रही है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये चीज हो गई, थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट द रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड्स, ओके। ये मैंने थोड़े बहुत क्या है ना, थोड़े बहुत थ्योरी क्वेश्चंस भी आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग जब एनटी अगर पेपर बनाता है तो एनटी पेपर बनाता है तो ये सोच के बनाता है कि भाई उसको जल्दी से जल्दी करवाना है बच्चे को, 1 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो हम कठिन से कठिन क्वेश्चन भी लेंगे जिसमें ज्यादा दिमाग लग रहा है, और आसान से आसान या डायरेक्ट क्वेश्चंस भी लेने की कोशिश करना चाहिए और उनकी भी प्रैक्टिस होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत आसान क्वेश्चन भी हम जल्दी के चक्कर में गलत कर देते हैं, लेकिन हमको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है उस टाइम पर हमको करते टाइम, एंड इट विल डू द थिंग्स, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, डायरेक्ट रहते हैं, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए ना। फिर एक थ्योरी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इन अ कवर्ड बीकर इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। हाँ देखो यहाँ पर कहां से क्वेश्चन आया है, ये ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम टाइप ऑफ सिस्टम्स, ठीक है। बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं जो इससे पूछे जा सकते हैं, लेकिन क्या पूछे जा सकते हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं, यहाँ से हमने उस टॉपिक को भी यहाँ पर कवर कर दिया। द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इन अ कवर्ड बीकर इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। एक रिएक्टिंग स्पीशीज में कवर्ड बीकर है, बीकर कवर्ड है, अच्छा कवर बीकर है तो ओपन सिस्टम कैसे हो सकता है, तो यह गलत स्टेटमेंट हो गया, हमें करेक्ट बताना है, राइट। देयर इज एन एग्जांपल, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एज वेल एज मैटर, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी हो रहा है और मैटर का भी एक्सचेंज हो रहा है, इसका मतलब ओपन सिस्टम होना चाहिए।
एंड द सिस्टम सराउंडिंग द क्लोज सिस्टम। नहीं भाई, क्लोज नहीं है, ये ओपन सिस्टम है, तो ये आंसर भी हमारा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट्स इन अ क्लोज वेसल मेड अप ऑफ कॉपर इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। यस यस, ये हो सकता है। ठीक है, कॉपर का सिस्टम है, मतलब आइसोलेटेड नहीं है, वो एडियाबेटिक वॉल्स नहीं है, डायथर्मिक वॉल है। कॉपर इज एन एग्जांपल ऑफ डायथर्मिक वॉल। हीट एक्सचेंज पॉसिबल है। अगर हीट एक्सचेंज पॉसिबल है तो हम कह सकते हैं कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं अगर वो उसके अंदर डाल दिए गए हैं, क्लोज सिस्टम बना दिया गया है, क्लोज वेसल, तो वी कैन से दैट इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज वेसल बिकॉज मैटर कैन नॉट बी एक्सचेंज बट हीट कैन बी देयर। हीट कैन बी एक्सचेंज बिकॉज इट इज अ कॉपर। द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क अगर बना दिया तो इसका मतलब हमने उसको आइसोलेट कर दिया है, उसको आइसोलेटेड वॉल्स बना दिए, एडियाबेटिक वॉल्स बना दिए, तो सिस्टम आइसोलेट हो गया है। वो आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है, क्लोज नहीं है, आइसोलेटेड। ठीक है, थर्मस। तो इसलिए आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा। क्या बात समझ में आ गई? द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज रिड्यूस टू हाफ फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हो चुकी है, आधी हो चुकी है ओरिजिनल वॉल्यूम से। स्पेसिफिक हीट विल, ओहो, स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं तो स्पेसिफिक हीट तो हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन m डेल्टा T, ये होता है। लेकिन ये तो वॉल्यूम पर डिपेंडेंट नहीं है, करेक्ट है। तो ये इस चीज पर डिपेंड नहीं करता है कि बेसिकली यहां पर कितना हमने अमाउंट ऑफ मैटर लिया है। इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और क्योंकि एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर, एंड इस वजह से हम कह सकते हैं कि सी पर, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वॉल्यूम आधी हुई है कि पौनी हुई है कि दुगनी हुई है कि तिगुनी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर टेकन। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो वॉल्यूम इज रिमेन कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। During the complete combustion of 1 mole of butane, the 2658 kilojoule of heat is released. Okay, the thermochemical reaction for the above change is, तो देखो जब 1 मोल ब्यूटेन बर्न हो रहा है तो सीधी सी बात है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है 1 मोल ब्यूटेन का, और उसमें इतनी हीट रिलीज हो रही है। तो जब हम यहाँ पर इसके बात करेंगे, जब इसकी थर्मोकेमिकल रिएक्शन लिखेंगे, तो सीधी सी बात है हमको ब्यूटेन यानी कि C4H10 इसका 1 मोल लेना है और उसको कंप्लीट कंबशन करवाना है। ठीक है, तो उसमें जो भी कंबशन की रिएक्शन रहेगी उसमें जो हीट रिलीज होगी वो 2658 रहेगी। तो यहाँ पर अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर 2 मोल लिए गए, तो 2 मोल लेना ही यहाँ पर गलत है। तो 2C4H10 लेना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 मोल की बात हो गई है, ऐसा नहीं चलेगा, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक डेफिनेशंस की बात है ये। ठीक है, और कैसे रिप्रेजेंट करना है उसकी, तो बिल्कुल इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं C4H10, यहाँ पर 1 मोल लिया है, चलो ठीक है। फिर उसके बाद ये है 4, यहाँ पर ये चीज है, तो डेल्टा HC क्या -1329 यहाँ पर इसका आधा क्यों कर दिया है? 2658 था तो ये 2658 लिखा होना चाहिए था एनर्जी रिलीज। तो यहाँ पर तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि भाई अगर यहाँ पर बाय 2 आ रहा है तो मैं सारी चीजों को बाय 2 कर दूंगा, हीट भी, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, C4H10 1 मोल लिया है, और उसके बाद ये पूरी बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, इसी में जो हीट ऑफ कंबशन हो रही है ये -2658 किलो जूल है, ये बिल्कुल सही बता रहा है। और इस तरीके से हम बोल सकते हैं दिस इज अ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। यहाँ पर थ्रू यहाँ पर ये चीज है ना, तो यहाँ पर तुमको रिलीज हो रही है, हीट इज गेटिंग रिलीज। तो देखो यहाँ पर भी चीज हो रही है, लेकिन ये प्लस है और ऊपर से यहाँ 2 भी लगा हुआ है, तो प्लस भी नहीं होना चाहिए, यहाँ 2 भी नहीं होना चाहिए। तो अगर मान लो यहाँ प्लस लिखा होता तो भी ये गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है, हीट इज गेटिंग रिलीज, और सीधी सी बात है कंबशन है तो हीट रिलीज ही होना है, तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी एक्सोथर्मिक। डेल्टा H -2658 है और 1 मोल यहाँ पर हो रहा है कंबशन, तो ये ठीक है। तो दिस इज अ परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कंडीशन। ओके, तो दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक एंड दिस यू हैव टू मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे हमको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, डेल्टा U of combustion of CH4 at certain temperature is -393 kilojoule per mole. The value of delta H naught is ठीक है। तो यहां पर जब हम कंबशन की बात करते हैं CH4 के, तो जरा देखें CH4 का कंबशन कराना है। CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O, है ना। किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है,
तो अब सीधी बात है, यहाँ पर भी ये मीथेन इज अ हाइड्रोकार्बन, इसको बर्न करेंगे तो CO2। इसको बैलेंस किया जाए तो यहाँ पर एक कार्बन सही है, यहाँ पर H4 है, यहाँ पर H2 है, तो इसको बैलेंस करते हैं 2H2O। और यहाँ पर ऑक्सीजन को देखें तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 4 हो गए, यहाँ पर कंप्लीट करें ये 2। अगर यहाँ देखें तो ये गैसियस था, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, बट ये लिक्विड है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर डेल्टा NG, क्योंकि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी देखो, क्योंकि हमें डेल्टा H फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा H जो होता है या डेल्टा H जो होता है वो होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, करेक्ट है, डेल्टा NGRT होता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं डेल्टा H की, तो डेल्टा H यहाँ पर हमको पता करना है, वैल्यू ऑफ डेल्टा H कैसा होगा। अगर मान लो डेल्टा U प्लस समथिंग हो रहा है, इसका मतलब वो डेल्टा U से ज्यादा आएगा। अगर डेल्टा U माइनस समथिंग हो रहा है, इसका मतलब वो डेल्टा U से कम आएगा। तो हमको देखना है कुल मिला के डेल्टा NG को, कि अगर वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर मान लो वो नेगेटिव आया डेल्टा NG, तो इसका मतलब ये चीज माइनस हो जाएगी। अगर डेल्टा NG पॉजिटिव आया तो ये चीज पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा NG कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कितना है 1 और 2 3 है, ये 3 है। हमको प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स देखना है, तो प्रोडक्ट कितना है यहाँ पर 1 मोल, क्योंकि ये तो लिक्विड है, इसको मत देखना। तो 1 माइनस 3, तो टोटल कितना हो गया -2, यानी कि नेगेटिव आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। तो मैं कह सकता हूं कि इट इज कमिंग आउट टू बी डेल्टा U माइनस 2RT, करेक्ट है। और समथिंग नेगेटिव हो रहा है, मतलब डेल्टा U से कम आ रहा है, तो डेल्टा H इज कमिंग आउट टू बी लेस देन डेल्टा U। तो देयरफॉर वी कैन से दैट यहाँ पर डेल्टा U इज लेस देन डेल्टा H इज लेस देन डेल्टा U। ठीक है, समझ में आ गया, डेल्टा U से कम आएगा ये, क्लियर हो, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। The entropy change can be calculated by using the expression delta S is equals to Q by T। सही बात है। When water freezes in a glass beaker, choose the correct statement। अब water freeze हो रहा है glass beaker में, ठीक है, फ्रीज हो रहा है मतलब कि वाटर लिक्विड से सॉलिड जा रहा है, यानी एंट्रोपी अगर देखा जाए तो यहां पर कम हो रही है। ठीक है, एंट्रोपी यहां पर देखा जाए तो डेल्टा S यहां पर क्या हो रहा है, इट इज गोइंग टूवर्ड्स मोर ऑर्डर्ड थिंग। जब ज्यादा ऑर्डर्ड की ओर बढ़ रहा है यानी रैंडमनेस कम हो रही है, रैंडमनेस कम हो रही है यानी एंट्रोपी कम हो रही है। और किसकी एंट्रोपी, यहाँ पे सिस्टम की, क्योंकि ये सिस्टम के अंदर चीज हो रही है, इसलिए सिस्टम की एंट्रोपी जो है वो नेगेटिव रहेगी। लेकिन हमने ये पढ़ा है कि जो ओवरऑल नेट एंट्रोपी होती है यूनिवर्स की, वो तो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होती है। तो अगर यहाँ पर डेल्टा S ऑफ टोटल इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0, और अगर डेल्टा S टोटल यानी कि डेल्टा S सिस्टम प्लस डेल्टा S सराउंडिंग से मिलकर के बना है ये चीज, तो अगर मैं सिस्टम की बात करता हूं तो सिस्टम जो है वो कैसा है, नेगेटिव है, और है ना, क्योंकि ये यही कह रहा है कि नेगेटिव है, तो डेफिनेटली सराउंडिंग को पॉजिटिव होना पड़ेगा और काफी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तब जाके ये टोटल एंट्रोपी जो है वो ग्रेटर देन 0 हो पाएगी, क्योंकि डेल्टा S टोटल तो हमको ग्रेटर देन 0 ही करना है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि डेल्टा S सराउंडिंग विल बी पॉजिटिव एंड डेल्टा S सिस्टम इज गोइंग टू बी नेगेटिव, यानी कि डेल्टा S सिस्टम डिक्रीज हो रहा होगा एंड डेल्टा S सराउंडिंग इंक्रीज हो रहा होगा। आंसर इज सी। समझ में आया? ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि सराउंडिंग सेम रहेगा और डेल्टा S डिक्रीज होगा। अगर ऐसा हो गया, ठीक है, तो इस केस में तो भाई टोटल ओवरऑल जो डेल्टा S यूनिवर्स का होगा वो तो कम हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना डेल्टा S टोटल जो है वो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 रहेगा, यूनिवर्स का एंट्रोपी हमेशा ही ग्रेटर देन 0 है, इस वजह से उसको ग्रेटर देन 0 करने के लिए सराउंडिंग को ग्रेटर देन 0 होना ही पड़ेगा, इसलिए। ठीक है, तो इसलिए सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ रही होगी, इस तरीके से हम यहाँ पर सोच सकते हैं। क्या बात समझ में आ गई ना? On the basis of the thermochemical equation 1, 2 and 3, find out which of the following algebraic relationship given in the options A and D, A to D is correct। ठीक है, तो हमको ये पता करना है कि भाई साहब अगर इस इक्वेशन की एंथैल्पी ये है x, ठीक है, इसकी x है, इसकी अपनी y है और इसकी अपनी z है, तो हमको पता करना है इन x, y, z में क्या रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो अब इसको करने के लिए हम क्या करें भाई साहब, हम तो देखो जरा हमारी जो तीसरी इक्वेशन है ये कैसे आ रही होगी, अगर देख लेते हैं तो हमने देखा कि भाई अगर इस कार्बन, देखो हमको क्या चाहिए यहाँ पर, CO से CO2 जाना है, तो CO हमें कहाँ मिल रहा है, सेकंड इक्वेशन में, लेकिन ये एज अ प्रोडक्ट है, हमको इसको एज अ रिएक्टेंट चाहिए। अगर हमको सेकंड इक्वेशन को इसको
प्रोडक्ट को एज अ रिएक्टेंट चाहिए हमारी फाइनल इक्वेशन में, मतलब हमको इसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये पलट जाएगी, है ना, यही चीज मैं समझा रहा था तुमको। ये चीज पलटेगी जब, तो ये y का माइनस y हो जाएगा, करेक्ट है। और जैसे ये प्रोडक्ट साइड आ जाएगा, उसके बाद फिर हम कहेंगे कि ये CO2 कहाँ आ रहा है, CO2 इधर पे एज अ प्रोडक्ट ही आ रहा है, 1 मोल ही आ रहा है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, एज इट इज रखना है, यानी प्लस एक्स रखना है, तो ये प्लस एक्स रहेगा। तो प्लस एक्स माइनस वाई, ये दोनों को जब मैं ऐड करूंगा, मतलब इसको पलटने के बाद ऐड, इसको पलटूंगा और फिर ऐड करूंगा, तब जाके मेरे को ये रिएक्शन मिलेगी। समझ रहे हो? फिर से सुनो, जब इस रिएक्शन को पलटेंगे तो CO इस तरफ आएगा, C प्लस हाफ O2 प्रोडक्ट साइड आ जाएगा, फिर इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको करके बता देता हूं कि C प्लस O2 गिव्स CO2, तो वैसा का वैसा रहा, इसको मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, लेकिन इसको मैंने पलट दिया। जब इसको पलटा तो क्या होगा, CO गिव्स C प्लस हाफ O2। अब जब मैं इसको सम करूंगा तो क्या होगा कि यहां पर ये C और ये C तो कट जाएंगे, क्योंकि ये इधर रिएक्टेंट साइड था, ये इधर प्रोडक्ट साइड था, ठीक है, ये CO आ जाएगा, ये 1 O2 था, ये हाफ O2 था, ये इधर जाके माइनस O2 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं माइनस हाफ O2 बचेगा, और ये देगा हमको CO2, यानी कि हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई है, करेक्ट। इसका मतलब इन दोनों को, इस सेकंड इक्वेशन को पलटना पड़ा, इस वजह से मैंने y का माइनस y किया है, और जब फिर बाद में पलटने के बाद जब हम इनको सम करेंगे तब जाके हमें थर्ड इक्वेशन मिलेगी, z मिलेगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू z, ये आएगा हमारा फाइनल रिलेशन। तो हम देख लेते हैं कौन सा आ रहा है, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, नहीं ये नहीं है, x इक्वल टू वाई माइनस जेड, नहीं ये भी नहीं है, x इक्वल टू वाई प्लस जेड, हाँ ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू, ये इधर जाकर के z प्लस वाई हो जाएगा, हम कह सकते हैं x इक्वल टू वाई प्लस जेड, C इज द आंसर, ठीक है। तो यहां पर हमने सिंपली सेकंड इक्वेशन को पलट करके ऐड कर देते हैं जब फर्स्ट और सेकंड को, तब जाके हमको थर्ड मिलता है, इस वजह से x माइनस वाई इक्वल टू जेड होगा, और वी कैन से दैट x इक्वल टू वाई प्लस जेड, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की तुम्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर तुम्हें समझ में आ जाती हैं चीजें, ये चीज करते बन जाती है, कैसे पलटना कैसे सही करना, तो चीजें बहुत ही आसान रहती हैं, इसके बाद कुछ बचता नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। कंसिडर द रिएक्शन गिवन बिलो, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिएक्शन फाइंड आउट विच ऑफ द अलजेब्रिक रिलेशन गिवन इन द ऑप्शन A to D इज करेक्ट, ठीक है। तो यहां पर कौन सा सही है ये तुमको बताना है, इसको देखो, जज करो। तो C प्लस, देखो दोनों में क्या अंतर है, अच्छे से ध्यान से देखो क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो C गैसियस, ठीक है, मतलब एक गैसियस एटम कार्बन है, वो 4 गैसियस हाइड्रोजन एटम के साथ मिलकर के CH4 मॉलिक्यूल बना रहा है, CH4 गैसियस मॉलिक्यूल बना रहा है, और इसमें जो एंथैल्पी लग रही है वो x किलो जूल पर मोल की है। फिर दूसरा केस ऐसा है जिसमें हमने सॉलिड ग्रेफाइट कार्बन लिया है, वो H2 डाइहाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ मिलकर के CH4 बना रहा है, और इसमें जो एंथैल्पी लग रही है वो x, ये y लग रही है ना, y लग रही है। तो अब तुम्हें बताना है कि x ज्यादा होगा या y ज्यादा होगा या दोनों बराबर होंगे, करेक्ट है। तो ये चीज तुमको यहां पर देखनी है और बतानी है कि कौन सा सही हो सकता है, ठीक है, समझ गए। तो अब देखो कैसे करेंगे, यहां पर सोचो, सोच के देखो। तो देखो अब यहां पर तुम यहां देख रहे हो कि यहां पर पहले केस में ये ऑलरेडी एटम है, ये भी ऑलरेडी एटम्स है, और फिर एटम्स ही सारे मिल करके यहां पर सिंपली क्या हो रहे हैं, यहां पर ये फॉर्म हो रहे हैं, देयर इज ओनली फॉर्मेशन हैपनिंग, ठीक है, ओनली फॉर्मेशन इज हैपनिंग यहां पर। और जब फॉर्मेशन हो रहा है तो यहां पर x यहां पर किलो जूल निकल रहा है, लेकिन अगर मैं यहां पर इसकी बात करता हूं, है ना, तो यहां पर x इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज्ड, ये रिलीज है। अगर मैं यहां पे इसकी बात करूं C ग्रेफाइट और 2H2 की, तो ये पहले तो सॉलिड है, इसको सॉलिड से पहले ये गैसियस जाएगा, गैसियस में सॉलिड से गैसियस जाने में सीधी सी बात है एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो ये सॉलिड से पहले गैसियस जाएगा, तो यहां पर एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी, एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी, ठीक है। और फिर ये 2H2 है, ये 2H2 यहां गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, ये टूट करके अलग अलग 4 हाइड्रोजन में टूटने के लिए यहां पर अलग से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी, उनको अलग अलग करने के लिए। तो यहां पर भी एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो दोनों ही केस में फिर बाद में फाइनली जब वहां पर यहां से यहां आने पर ये एनर्जी रिक्वायर्ड लग रही है, एनर्जी लग रही है इसमें, तो डेफिनेटली ये जो y यहां पर रिलीज हो रही होगी फाइनली, वो चीज
जितनी यहां पर रिलीज हो रही है ना उससे कम रिलीज होगी। रीजन बीइंग कि कुछ ना कुछ एनर्जी यहां पर रिक्वायर्ड में चली गई। तो जितनी एनर्जी है ना, तो यहां पर अपार्ट फ्रॉम फॉर्मेशन, ठीक है, डिसोसिएशन प्लस फॉर्मेशन हो रहा है। तो जितनी एनर्जी यहां पर निकल रही थी, x इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज गेटिंग रिलीज, यहां पर y जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम होगी x के मुकाबले, और ये भी निकलेगी भले ही। फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है तो स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है, मतलब डेफिनेटली वहां पर y अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। बट यहां पर क्योंकि डिसोसिएशन में भी, बॉन्ड डिसोसिएशन होने में भी, अलग अलग होने में भी, सॉलिड से गैसेस जाने में भी कहीं ना कहीं एनर्जी लग रही है, और क्योंकि जब वो एनर्जी लग रही है तो वो एनर्जी, टोटल एनर्जी जो रिलीज एनर्जी है उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको थोड़ा सा कम कर देगा। इसलिए वी कैन से दैट यहां पर y जो होगा वो x से कम आने वाला है, x इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन y। ठीक है, तो x जो है y से बड़ा होगा। क्लियर है ये चीज? तो ये चीज तुमको ध्यान रहनी चाहिए। आंसर इज सी, या किस तरीके से सोचना है ये तुमको समझ में आना चाहिए। एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फॉर्म हो रहा है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे फॉर्मेशन ही हो रहा है, ओनली फॉर्मेशन। यहाँ पर फॉर्मेशन के साथ डिसोसिएशन हो रहा है और डिसोसिएशन में एनर्जी लग रही है, जिसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कंपैरेटिवली x के मुकाबले कम होगी। समझ में आ गया? तो इस वजह से आंसर इज x ग्रेटर देन y। The enthalpies of the elements in the standard states are taken as zero। ठीक है भाई, हाँ ये पता है हमको, है ना, अपन ने लिखवाया था डेल्टा एच जो फ्री स्टेट में या स्टैंडर्ड स्टेट में होता है उसको जीरो लेते हैं। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड, तो जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रहेगा कंपाउंड का वो कैसा रहेगा? क्या वो हमेशा ही नेगेटिव रहेगा? जरूरी तो नहीं है। इज ऑलवेज पॉजिटिव, नहीं ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा ही पॉजिटिव रहे, हमेशा ही नेगेटिव रहे। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन कंपाउंड टू कंपाउंड। कंपाउंड टू कंपाउंड डिपेंड करता है कि ओवरऑल वो चीज हो सकता है ज्यादा लेस स्टेबिलिटी की ओर जा रहा हो या ज्यादा स्टेबिलिटी की। अगर ज्यादा स्टेबिलिटी की ओर जा रहा होगा यानी जो हमारे नॉर्मल एलिमेंट्स हैं या जैसे ऑक्सीजन हो गया या हाइड्रोजन हो गया, इनसे ज्यादा स्टेबल अगर जा रहा है, या जैसे कि वाटर है, वाटर इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। अब सीधी सी बात है, अगर एक जो कंपाउंड बन रहा है उनके एलिमेंट्स के थ्रू वो अगर मोर स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि वहां पर डेल्टा एच नेगेटिव होगा, यानी ओवरऑल एनर्जी रिलीज करेगा, लोअर एनर्जी स्टेट में जा रहा है। लेकिन अगर कम स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है तो देयर मे बी अ केस दैट कंपाउंड इज गोइंग टू बी लेसर स्टेबल देन द ओरिजिनल उसके एलिमेंटल फॉर्म से। तो इसका मतलब यहां पर हो सकता है कि वो फॉर्मेशन में एंथैल्पी लग रही हो। ठीक है, तो ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द कंपाउंड टू कंपाउंड। ठीक है, तो इसलिए वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू, सीधी सी बात है, ये चीज मैंने तुम लोगों को लिखवाई है लेक्चर में सीधे सीधे। डेल्टा एच सब्लिमेशन जो होता है, सब्लिमेशन क्या क्या मतलब होता है? सॉलिड से गैस जाना डायरेक्टली, लेकिन वो दो चीजों से मिलकर के बनता है डेल्टा एच फ्यूजन प्लस डेल्टा एच वेपराइजेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्यूजन मतलब सॉलिड से लिक्विड जाना और वेपराइजेशन मतलब लिक्विड से गैस जाना। तो जैसा कि हमने हेस लॉ में पढ़ा है कि हेस लॉ इस पर डिपेंड नहीं करता है कि कितनी स्टेप में प्रोसेस हो रही है, ओवरऑल एंथैल्पी तो उतनी लगनी। तो अगर हम यहाँ पर उसी हिसाब से देखें तो डेल्टा एच सब्लिमेशन जो होगा वो सॉलिड से गैसियस जा रहा है। तो गैसियस अगर जा रहा है तो अगर वो 1 स्टेप प्रोसेस हो चाहे वो 2 स्टेप प्रोसेस हो, ओवरऑल एंथैल्पी तो उतनी लगनी है। इसलिए डेल्टा एच सब्लिमेशन कैन बी रिटन एज डेल्टा एच फ्यूजन प्लस डेल्टा एच वेपराइजेशन, यानी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। आंसर इज ए। समझ में आ गया? तो डेल्टा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। Which of the following is not correct? इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? डेल्टा जी इज पॉजिटिव इज 0 फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या डेल्टा जी 0 होता है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए? नहीं, नहीं होता है। डेल्टा जी 0 होता है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। अगर हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम है ना, एट इक्विलिब्रियम फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन डेल्टा जी जो होता है वो 0 होता है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस, ये गलत हो गया है। क्यों? क्योंकि डेल्टा जी तो बच्चों लेस देन 0 होता है ना। स्पॉन्टेनियस की कंडीशन ही डेल्टा जी का नेगेटिव होना है।
ठीक है, तो ये चीज है। तो डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ऐसा नहीं है। डेल्टा जी जो होता है वो नेगेटिव होना चाहिए। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। डेल्टा जी जीरो है तो इक्विलिब्रियम को दर्शाता है, ये चीज ध्यान रखना। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम पर है रिएक्शन। ठीक है। Which of the following relationship is not correct for the relationship between delta H and delta U? Okay? अब ये कर लो यार, ये फटाफट करो यार। कर लिए? चलो अब मैं बता रहा हूं। डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, ये होता है हमारा रिलेशनशिप। डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। अब अगर हमको यहां पर क्या बताना है कि देखो, अब एक एक करके देख लेते हैं। अगर डेल्टा NG जीरो है तो डेल्टा NG अगर जीरो होगा तो यहां पर ये चीज जीरो हो जाएगी। अगर ये चीज जीरो हो गई तो डेल्टा H और डेल्टा U बराबर होगा। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्या हमको यही बताना था? नहीं, हमें नॉट करेक्ट बताना है। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान से देखा करो भाई। ये नॉट करेक्ट पूछा है कि करेक्ट पता चला, हाँ आ गया यस, टिक लगा दिए और आंसर करा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। डेल्टा NG जीरो होगा तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U होगा, ये बिल्कुल सही है। अगर डेल्टा NG ग्रेटर देन जीरो है, मान लो अगर ये ग्रेटर देन जीरो है, मतलब ये पॉजिटिव आता, ये पॉजिटिव आता है तो डेल्टा U प्लस समथिंग होता, यानी डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा U हो जाता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये भी एकदम सही है। ठीक है, डेल्टा NG अगर लेस देन जीरो है, यानी कि अगर ये नेगेटिव आता तो ये सीधी सी बात है डेल्टा U माइनस समथिंग होता, यानी डेल्टा H इज कमिंग आउट टू बी लेस देन डेल्टा U, तो डेल्टा H इज कमिंग आउट टू बी लेस देन डेल्टा U, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो क्या हमारा आंसर डी हो जाएगा? हो तो जाना चाहिए। देखते हैं। डेल्टा NGRT इक्वल टू जीरो, अगर डेल्टा NGRT इक्वल टू जीरो है, अगर डेल्टा NGRT इक्वल टू जीरो है तो सीधी सी बात है, अगर ये जीरो है तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U होगा। तो डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा U, नहीं, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। है ना? समझ में आया कैसे सोचना है? बहुत ही सिंपल। अगर फॉर्मूला याद है तो कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। What will be the delta H for this reaction? इस रिएक्शन के लिए CH2Cl2 C प्लस 2H प्लस 2Cl जा रहा है और हमको ये इंफॉर्मेशन दी गई है। तो तुम्हें बताना है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा H क्या होगा। करो, ट्राई करो। कर लिया? हो गया? तब बहुत ही सिंपल सी बात है, मैं बताने जा रहा हूं कि यहां पर CH2Cl2 जो है वो यहां पर कुल मिला के अगर देखा जाए यहां हो क्या रहा है, यहां से देखने पर हमको पता चलेगा कि ये अपने रिस्पेक्टिव एटम्स में टूट रहे हैं। जब रिस्पेक्टिव एटम्स में अलग अलग हो रहे हैं, इसका मतलब इसका बॉन्ड डिसोसिएशन हो रहा है। तो अगर CH2Cl2 को बनाया जाए तो CH2Cl2 कैसा है? CHHCl, राइट, यही है। यानी कि अगर ये CH2Cl2 है और इसका अगर मैं बॉन्ड तोड़ूंगा, हर एक बॉन्ड तोड़ूं, तो यहां पर ये CH बॉन्ड है, ये CH बॉन्ड, देयर आर 2 CH बॉन्ड्स, ये CCl बॉन्ड है, ये CCl बॉन्ड है, देयर आर 2 CCl बॉन्ड्स। तो अगर हम यहां पर 2 CH बॉन्ड को तोड़ना है और 2 Cl बॉन्ड को तोड़ना है, तो यहां पर कुल मिला के कितने हैं? 2 CH बॉन्ड्स हैं एंड 2 CCl बॉन्ड्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो ताकत लगेगी वो इन्हीं चारों बॉन्ड्स को तोड़ने में लगने वाली है। तो हम देख लेते हैं क्या हमारे पास ये इंफॉर्मेशन दी गई है। तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड हमको दिया गया है कितना? 416। तो अगर 416 एक CH बॉन्ड को तोड़ने में ताकत लगती है तो आपको 2 लगाना है, तो 2 × 416 लगेगा। ठीक है, और पॉजिटिव ही रहेगी भाई, बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो प्लस ही रहने वाला है, ये चीज ध्यान रखना। फिर 2 CCl बॉन्ड, तो CCl बॉन्ड की हमारे पास बॉन्ड एंथैल्पी दी गई है 325 किलो जूल पर मोल। तो यहां पर अगर प्लस करें तो प्लस 2 × 325 होगा, क्योंकि 2 ही CCl बॉन्ड है, 325। तो इसको बस कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यही हो जाएगी हमारी ओवरऑल एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट, है ना। सारे बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एंथैल्पी लग गई वो यहाँ पर हमको दिख रहा है। तो कितना हो जाएगा? 2 × 416, है ना। 416 का डबल कितना होता है? 832 प्लस 325 का डबल 300 का डबल होता है 600, 25 का डबल होता है 50, तो हो जाएगा 650, 625, ओ सॉरी 650। तो यहां पर ये करेंगे तो 5200 538 और 6 8 14,
1482 पॉजिटिव के साथ किलो जूल पर मोल में आएगा, 1482 किलो जूल पर मोल। आंसर इज बी। समझे जी कैसे सोचना है हमको? ओके, तो बहुत ही सिंपल सी बात थी, बस तुमको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, समझ में आना चाहिए देख के कि चल क्या रहा है भैया। तुम्हें दिख रहा है कि भाई यहाँ पर टूट रहे हैं, बॉन्ड्स अलग अलग हो रहे हैं, और अगर तुम्हें पता है तो बहुत ही सिंपल तरीके से तुम ये क्वेश्चंस को कर सकते थे। आई होप कि तुमने किया भी होगा। बहुत सारे लोगों के लिए यही क्वेश्चन बहुत टफ भी होगा और बहुत सारे लोगों के लिए यही क्वेश्चन बहुत इजी भी होगा। आई होप कि तुमको ये चीज समझ में आई है कि कैसे तुमको करना है ना? ठीक है, आगे बढ़े। तो ये है आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन बच्चों। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स का ये लास्ट क्वेश्चन। कर लिया अटेम्प्ट? हो गया होगा अभी तक? पक्का पॉज करके ट्राई किया करो यार। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर खड़ा रहूंगा और फिर तुम बोलोगे कुछ और फिर मैं बोलूंगा हाँ तो आगे बढ़ जाओ? नहीं, तुमको पॉज करके ट्राई करना है। ठीक है, पॉज करके ट्राई कर लिया होगा ऐसी मैं उम्मीद करूंगा। अब मैं कर रहा हूं क्वेश्चन को सॉल्व। कैसे करना है? एंथैल्पी चेंज फॉर दिस प्रोसेस। कितनी एंथैल्पी चेंज हो रही है? तो वाटर, आइस से वाटर लिक्विड बन रहा है, मतलब लिक्विड से वाटर जा रहा है, लिक्विड सॉलिड से लिक्विड जा रहा है। ठीक है, सॉलिड से कहां जा रहा है? लिक्विड में। और इनफैक्ट ये अभी यहाँ पर क्या हो रहा है वो है ना। तो कितनी 6.01 किलो जूल पर मोल की एंथैल्पी, यहाँ पर एंथैल्पी जहां डेल्टा एच आ रहा है वो कितना आ रहा है? इट इज कमिंग आउट टू बी 6.01 किलो जूल पर मोल, 6.01 किलो जूल पर मोल। ठीक है, द एंट्रोपी चेंज ऑफ 1 मोल ऑफ आइस, तो 1 मोल ऑफ आइस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विल बी, तो एंट्रोपी चेंज बताना है अपन को, डेल्टा एस पता करना है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हो क्या रहा है? सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, मतलब ये तो फ्यूजन का है। तो फ्यूजन अगर हो रहा है यहाँ पर, मतलब डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन निकालना है। तो डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन इज नथिंग बट डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर बोला भी गया है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेल्टा एच फ्यूजन हमको दिया गया है, जी हाँ दिया गया है 6.01, और वो भी किलो जूल में। तो जब इसको जूल्स में कन्वर्ट करेंगे हम, तो इसके हो जाएगा, यहाँ पर आंसर काय में आ रहा है? देखो जूल्स में आ रहा है, तो जूल्स में आ रहा है तो इसको किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करें तो 6.01 को अप्रोक्सीमेटली मैं 6.00 ही लिख देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यानी कि 6 ही मान लेते, 6 किलो जूल मतलब कि 6000 जूल। ठीक है, 6000 जूल। और मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है केल्विन में? 273 केल्विन। अगर 273 केल्विन है तो उस 273 केल्विन को मैं अप्रोक्सीमेटली 275 ले लेता हूं। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन हमारे आसान बने। ऐसे तो सोचना है तुमको, कैलकुलेशन कैसे आसान बनेंगे? 275, तो 275 केल्विन यहाँ पर हमारे यहाँ रहेगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 25 से कट जाएगा ये। 25 कितने जस्ट 275 होता है? 25 11 जा है ना, 25 1 जा 25, 2 कैरी ओवर 25 25 से इसको काटूं अगर मैं, तो ये हो जाएगा 25 2 जा 50, 10 बचे तो 10 बचे तो 100, 25 4 जा 100 0, तो 240/11 आ रहा है। अगर 240/11 करें तो लगभग ये कितना आ रहा है? देखो अप्रोक्सीमेटली आएगा ये 11 2 जा 22, 2 कैरी ओवर 20, 11 1 पॉइंट समथिंग, यानी अप्रोक्सीमेटली 22 के आसपास आएगा ये, लेकिन 21 पॉइंट समथिंग आएगा, 22 से क्लोज रहेगा। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 21 पॉइंट समथिंग, यानी कि 22 के आसपास आंसर आएगा। आंसर इज कमिंग आउट टू बी बी। क्या तुम्हारा भी यही आया था जी कि नहीं? ओके, सो दैट्स ऑल। इस तरीके से यहाँ पर तुमको सोचने आना चाहिए। यही फॉर्मूला था, डेल्टा एस फ्यूजन इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो देयर इज नथिंग स्पेशल। और यहाँ पर जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, हमने उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई डोंट थिंक कि कोई सा भी एक ऐसा टॉपिक बच गया हो जिससे रिलेटेड अपन ने क्वेश्चन ना किए। हमने थ्योरी और न्यूमेरिकल्स सारे चीजों को कवर करते हुए एक डिसेंट एमपीक्यूज का सेशन किया है। और जितनी भी अब तुमको डीपीएस मिल रही है उसमें रिलेटेड क्वेश्चंस लगा लेना बेहतरीन तरीके से। उसमें सारे तुमको उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। कहीं पे भी किसी भी टाइप में क्वेश्चन हो तो तुम लोग देख सकते हो उसके सॉल्यूशंस को, ठीक है, और कैसे अप्रोच करना है। ठीक, तो अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस चैप्टर को कितना और ज्यादा मजबूत बना सकते हो। ठीक है, ये सारे उसमें हम लोगों ने कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कवर कर ही लिया है। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितने अच्छे से करते हो। ठीक है, ओके, जाऊं मैं। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से करना। कीप द जोश हाई।